आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 पाठ 18 टोपी भाग 1। सर्वप्रथम हम पाठ प्रवेश करेंगे। संजय की कहानी टोपी एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गौरैया से प्रेरित हो सकता है और अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। एक छोटी गौरैया भी राजा का सच को सभी जनता के सामने ला सकती, यह दिखाया गया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास भी किया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना मिले, पूरी मजदूरी मिले तो किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी मिलेगी और कोई भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ खुशी खुशी करेगा। अब हम टोपी पाठ की व्याख्या करेंगे। एक थी गवरिया यानी गौरैया और एक था गवरा यानी नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। अब इसमें एक कठिन शब्द है, एक दूजे यानी एक दूसरे, परम संगी यानी मुख्य साथी। लेखक अपनी कहानी के मुख्य पात्रों का परिचय देते हुए कहते हैं कि एक गवरिया यानी मादा गौरैया थी और एक गवरा यानी नर गौरैया था। दोनों एक दूसरे के मुख्य साथी थे। वे जहां भी जाते जब भी जाते एक साथ ही जाते थे। वे एक साथ ही हंसते थे, एक साथ ही रोते थे, साथ साथ ही खाते पीते और एक साथ ही सोते थे। लेखक कहना चाहते हैं कि वे एक दूसरे के बगैर न तो कहीं जाते थे और न ही कोई काम करते थे। भिनसार होते ही खोते में निकल पड़ते, दाना चुगने और जुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। अब इसमें एक कठिन शब्द है, भिनसार यानी प्रातःकाल, दाना चुगने और जुटपुटा यानी वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला हो, खोते यानी घोंसले, थकान यानी कमजोरी, हिस्सेदारी यानी भागीदारी। लेखक कहते हैं कि दोनों गौरैया प्रातःकाल होते ही अपने घोंसले से दाना चुगने निकल पड़ते और शाम को जब प्रकाश और अंधकार का मिलन हो रहा होता वे अपने घोंसले में आ जाते, दिन भर की अपनी थकान को मिटाते और दिन भर जो कुछ देखा सुना होता उसकी बातें करते। दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा, खाक फबता है। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। गवरिया बोल पड़ी। अब इसमें एक कठिन शब्द है, फबता यानी सुंदर, तपाक यानी जल्दी, बदसूरत यानी बुरा दिखना, लट जीरा यानी एक पौधा। लेखक कहते हैं कि एक शाम जब दोनों गौरैया दाना चुग कर अपने घोंसले में लौटी तो मादा गौरैया नर गौरैया से बोली कि क्या वह आदमी को देखता है, सभी आदमी कितने सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उन लोगों पर कपड़ा कितना अच्छा लगता है। असल में मादा गौरैया को इंसानों के कपड़ों ने आकर्षित कर दिया था। उसकी इस बात पर नर गौरैया एकाएक बोल पड़ा कि उन पर कोई कपड़ा नहीं अच्छा लगता, बल्कि कपड़े पहन लेने के बाद तो इंसान और भी ज़्यादा बदसूरत लगता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर
मादा गौरैया गुस्से से बोले कि लगता है आज वह लटजीरा नामक पौधे को चुंग कर आया है जो ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब इसमें एक कठिन शब्द है। कुदरती यानी स्वाभाविक, सुघड़ यानी सुंदर, काया यानी तन, कटाव यानी आकार, रोवे रोवे की रंगत यानी रंग। अपने आप को सही साबित करते हुए नर गौरैया कहता है कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की प्राकृतिक खूबसूरती ढक जाती है। प्रकृति ने जो सुंदरता मनुष्य को दी है, मनुष्य उसे कपड़ों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। आगे नर गौरैया मादा गौरैया से कहता है कि अब वो खुद ही सोच कर देखे कि अभी तो उसके सुंदर शरीर का आकार उसके सामने है, अंग अंग का रंग उसकी आंखों में चमक ला देता है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द है। मानुस यानी मनुष्य, खुद को सरापा सिर से पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र, ओझल यानी दिखाई न देना। नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि अब अगर वह मनुष्यों की तरह खुद को कपड़ों से पूरा ढक ले तो उसकी सारी खूबसूरती ही गायब हो जाएगी या नहीं। यह प्रश्न नर गौरैया मादा गौरैया के सामने रख देता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मादा गौरैया कहती है कि केवल अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ही मनुष्य कपड़े नहीं पहनता, बल्कि गर्मी सर्दी बरसात जैसे मौसमों की मार से खुद को बचाने के लिए भी मनुष्य कपड़ों का सहारा लेता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। अब इसमें एक कठिन शब्द है। नए नए लिबास यानी पहनावा या पोशाक, नीरा यानी एकमात्र, पोंगापन यानी पागलपन, फकत यानी केवल, लाज यानी शर्म, वास्ते यानी लिए। मादा गौरैया आगे कहती है कि चाहे जो भी हो, आदमी कभी कपड़े पहनने से बाज नहीं आता। वह हमेशा ही नए नए कपड़े पहनता और सिलवाता रहता है। उसे तो केवल कपड़े सिलवाने का कोई बहाना चाहिए होता है। इस पर नर गौरैया कहता है कि यह सब मनुष्यों का पागलपन है। मनुष्य केवल कपड़ों से अपनी शर्म को ही नहीं छुपाता, बल्कि वह तो अपने काम करने के अंगों जैसे हाथ पैर आदि को भी ढक देता है। हाथों में दस्ताने पहन लेता है और पैरों को मोजों से ढक देता है। लेखक के अनुसार यह मनुष्यों का काम के प्रति आलस को दिखाता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है, टोपी तू पाएगी कहाँ से। अब इसमें एक कठिन शब्द है, अपन यानी हम। नर गौरैया मादा गौरैया से कहता है कि मनुष्य अपने शरीर हाथ पैर ही नहीं ढकता, बल्कि वह तो सिर को भी टोपी से ढक लेता है। जबकि सिर पर तो लटे होती हैं तो उसे ढकने का क्या फायदा। नर गौरैया मादा गौरैया को कहता है कि वे लोग तो नंगे ही भले हैं, क्योंकि वे प्रकृति द्वारा दी गई सुंदरता को नहीं ढकते।
नर गौरैया की बात को काटते हुए मादा गौरैया कहती है कि मनुष्यों के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, उसका भी मन करता है कि वह भी टोपी पहने। मादा गौरैया की बात सुनकर नर गौरैया उससे पूछता है कि वह टोपी कहाँ से लाएगी। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। अब इसमें एक कठिन शब्द उलट यानी दिवाला निकलना, चूक यानी भूल, उछलते यानी इज्जत जाना, सलामत बनी रहे, फिक्र यानी चिंता, तनिक यानी थोड़ा, शक्की यानी शक करने वाला, जिद्दी यानी जिद करने वाला, धुन की पक्की यानी कोई बात निश्चित कर लेना तो उसको पूरा करके ही दम लेना, ठान यानी निश्चित, जीवन का लक्ष्य यानी उद्देश्य। नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि असली टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, और क्या वह जानती है कि उस एक टोपी के लिए कितने ही लोगों का दिवाला निकल जाता है। अगर जरा सी भी भूल हो जाती है तो इज्जत उछलने में देर नहीं लगती। मनुष्य अपनी इज्जत को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाता फिरता है। नर गौरैया थोड़ा समझदार था, इसलिए थोड़ा शक्की किस्म का था, अतः वह मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि वह उसकी बात मान ले और इस चक्कर को छोड़ दे, क्योंकि नर गौरैया के हिसाब से यह सही नहीं था। लेकिन मादा गौरैया बहुत ही जिद्दी और धुन की पक्की थी। वह जिस काम को एक बार करने के बारे में सोच लेती थी उसे किए बगैर पीछे नहीं हटती थी। उसने तय कर लिया कि वह टोपी पहन कर रहेगी और इसी को उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अब इसमें एक कठिन शब्द है। मामूल यानी नित्य नियम, मुताबिक यानी अनुसार, घूरे यानी कूड़ा करकट, फाहा यानी टुकड़ा। लेखक कहता है कि मादा गौरैया अपनी धुन की पक्की थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह टोपी पाकर ही रहेगी और शायद ईश्वर भी उसके साथ था। जैसे कहा भी गया है कि जहाँ चाह वहीं राह, यानी जहाँ किसी चीज को पाने के लिए शिद्दत से कोशिश की जाए वहाँ रास्ता निकल ही आता है। अगली सुबह रोज की तरह नर गौरैया और मादा गौरैया कूड़े के ढेर को चुगने निकले। चुगते चुगते मादा गौरैया को रुई का एक टुकड़ा मिल गया। रुई का टुकड़ा मिलते ही मादा गौरैया मानो खुशी से पागल हो गई और मिल गया मिल गया मिल गया इस तरह चिल्लाते हुए कूड़े के ढेर पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिहाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। अब इसमें आए कठिन शब्द है। चिहाकर यानी चकित होकर, जुगाड़ यानी उपाय, धर दिया यानी रख दिया, बावरा यानी दीवाना, अचानक यानी एकाएक, चाबुक यानी कोड़ा। लेखक कहता है कि जब मादा गौरैया पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि मिल गया, तो नर गौरैया ने हैरान होकर उससे पूछा कि वह क्यों पागल हो रही है और उसे क्या मिल गया है। मादा गौरैया ने रुई का टुकड़ा नर गौरैये के सामने रखा और बोली कि मिल गया, टोपी को बनाने का उपाय मिल गया। मादा गौरैये के इस पागलपन को देखकर नर गौरैया उसे एक कहानी सुनाना शुरू करता है कि उसी की तरह
एक पागल दीवाना था। एक दिन अचानक से उसे रास्ते में चलते चलते एक घोड़ा मिल गया। धन्यवाद।